नमस्कार। राजीव गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है, जातियों का राजनीति में फर्जीवाड़ा, इसके बारे में अंत में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बोला, ना ही किसी ने सोचा, और वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो गजब हो जाएगा, राजनीति में हलचल मच जाएगी। पहले तो मैं आपको आज की जो राजनीतिज्ञ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, वो कैसे हमारे जनजाति को और आरक्षण को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे वो लोग देखते हैं, उसके बारे में पहले आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया जी, उनको बर्खास्त कर दिया। मतलब उनको बोला आप स्टेप डाउन, यू विल हैव टू स्टेप डाउन, मतलब आपको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। वो ओबीसी जनजाति से हैं, कर्नाटक के। और हमारे राहुल गांधी जी जब तेलंगाना का मॉडल बता रहे थे, तो वो ये बता रहे थे कि वहाँ पर कितना बढ़िया जनगणना हुआ है, जाति जनगणना। और वो बता रहे थे ये बेस्ट मॉडल है जो कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया है, कांग्रेस ने देश में लागू किया है, स्टेट में। वो देश का सबसे अच्छा मॉडल है। उसी कांग्रेस का एक मॉडल है कर्नाटक मॉडल, जहां पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, जो कि ओबीसी से आते हैं, उनको बस 2 शब्द बोले गए, स्टेप डाउन, गद्दी छोड़ो। ये तो वो उनका असली रूप है, जिससे वो ओबीसी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को वो उनसे व्यवहार करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। राहुल गांधी जी हर जगह पे जहाँ भी जाते हैं, अपने रैलीज में, कहीं पर भी, आपने टीवी पे भी देखा होगा, पत्रकार को पूछ रहे थे आपकी जाति क्या है, आपके मालिक की जाति क्या है, हमारे जो अलग अलग संस्थान हैं उसमें कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने अदर कास्ट हैं, अति पिछड़े हैं। भाई, अपने अंदर के ओबीसी को आपने निकाल दिया बाहर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तब आपकी ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा राजनीति कहाँ चली जाती है? जो उनके लिए आप चैंपियन बनते हो, उनके लिए आगे आते हो, लड़ते हो। ये जितने भी लोग हैं, ये ओबीसी के नाम पर, दलित के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, अति पिछड़े के नाम पर सिर्फ समाज में ये डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपस में ये लड़ें और ये लोग अपना उल्लू सीधा करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं कोई स्पेसिफिकली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस का तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिया था। चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सब सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ये लोग। और इसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीति दल हैं, जो कि हिंदुओं में डिवीज़न पैदा कर रहे हैं कि आप दलित हो, आप ब्राह्मण से अलग हो, आप क्षत्रिय हो, आप इससे अलग हो, आप पिछड़ा हो, आप उससे अलग हो, आप अति पिछड़ा हो, पिछड़े से भी अलग हो आप, मतलब पिछड़े भी नहीं हो, पिछड़े से भी अलग हो, अति पिछड़े हो आप। मतलब इतना डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। और उनके लिए करते क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो इनकी सारी जितने भी दलित और पिछड़े, अति पिछड़े, ओबीसी के नेता बनते हैं, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे, मैं पक्का बोलता हूँ। ये सिर्फ इनका पिछड़ा, अति पिछड़ा और ये सब जो बातें करते हैं दलित वगैरह की, ये सिर्फ उनका एक टूल किट है। मतलब जैसे अंग्रेज आए थे हमारे, वो डिवाइड एंड रूल, बट बांटो और राज करो, उसके बेसिस पे चलते थे। वही काम आज ये मतलब हमारे अपने देश के गोरे कर रहे हैं। गोरे मतलब स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्परामेंट की बात कर रहा हूँ। ये लोग कर रहे हैं, जो कि हमको, हम सभी हिंदुस्तानियों को, सभी आम जन को, आम आदमी को ये समझना चाहिए। एक हमने नया वो देखा है सिस्टम, जो केजरीवाल जी से शुरू हुआ और अभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है जो कि वो नहीं कर रहा है, कि
बोल दिया कि भाई हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, उतने पैसे दे देंगे, और वो मतलब इलेक्शन के समय बोल दिया, उसके बाद जीत गया, उसके बाद भूल गया। ये वादों की झड़ी लगा देते हैं। मैं तो सुना था एक इलेक्शन में एक आदमी ने यही सबको मतलब इसका मजाक उड़ाते हुए बोला था, मैं हर घर में एक टीवी दूंगा, फ्रिज दूंगा, मोटरसाइकिल दूंगा, मुझे वोट दो। वो पूरा हो ही नहीं सकता था, वो भी वो जानता था। वो सिर्फ ये फ्री बीज जिसको बोलते हैं ना, मतलब जो इलेक्शन के समय जो वादे करते हैं, वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसने किया था। ये तो हमारा सिस्टम है। अब आप एक चीज़ और समझो, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, ऐसे और भी कई राज्य थे जहाँ पर जो पिछड़े, अति पिछड़े और इनका जो ओबीसी वगैरह का जो रिजर्वेशन होता है, इसमें उन्होंने मुस्लिम्स को घुसा दिया था। जबकि एक क्लियर कट लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है शायद, मैं पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन कानून है ये तो जानता हूँ कि शायद 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि 60% कर देंगे, 65% कर देंगे, जिसकी जितने संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उतने हम परसेंटेज हम कर देंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हो जो इंटेलिजेंट और बड़ा अच्छे लोग हैं वो देश से बाहर जाके दूसरी जगह काम करें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वही अगर कोई समझदार इंटेलिजेंट आदमी है और वो हमारे देश में रह के काम करता है तो उससे देश का ही फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। और फिर उसके बाद इसी जो 50% का आरक्षण है उसी में मुस्लिम्स को घुसा दिया। तो मुस्लिम कौन से पिछड़ी जाति में आते हैं? वो तो कोई पिछड़ी जाति नहीं है। वो तो ये क्लेम करते हैं हम कन्वर्जन होने से पहले हम जिस जाति में थे वो पिछड़ा था, तो भाई जाओ वापस वही बन जाओ, फिर ले लो रिजर्वेशन का फ़ायदा। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। हम ये सब जानते हैं कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या एजुकेशन मतलब जो कॉलेज वगैरह होते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए एक कोटा होता है, रिजर्वेशन का कोटा। उसमें एक परसेंटेज फिक्स होता है कि भाई मतलब एक कोटा फिक्स होता है, उसमें उसके बाद कितना परसेंटेज जाता है, उसके अंदर से जो टॉप के लोग होते हैं उस कैटेगरी के अंदर उनको एडमिशन मिल जाता है। इसी तरह से सरकारी नौकरी में भी होता है। मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो सरकारी टेंडर होता है उसके अंदर भी कैटेगरी होता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों का जो बिजनेस है उसको 5% 10% का प्राइस एडवांटेज मिलता है। मतलब अगर सपोज एक नॉर्मल आदमी ने 100 रुपये दिया, कोट किया टेंडर में, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने 110 कोट किया तो टेंडर उनको मिल जाएगा। ये 108 कोट किया तो भी टेंडर उनको मिल जाएगा। उनसे कोई नेगोशिएशन नहीं होता भाई ये कम करो या कुछ करो, उनको वो मिल जाता है टेंडर। हम सबको ये मांग उठानी चाहिए कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं, अब जहाँ पर भी मतलब पोलिंग होती है वहाँ पर अगर कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी अगर है तो जिस उस कैटेगरी के हिसाब से उनको भी एक एडवांटेज दो। अगर सपोज 10% का एडवांटेज देते हैं तो अगर किसी नॉर्मल मतलब जो कैटेगरी का लोग है, आदमी है, उसको 100 वोट मिलते हैं, तो अगर ओबीसी वाले को 92 मिलते हैं या दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को सपोज 85, 80 जो भी जितना भी आप परसेंटेज फिक्स करते हैं उतना वोट मिलता है तो वो जीत जाएगा। और जनरल कैटेगरी वाले का उसका गैप अगर 10% अगर रखा है तो 10% से ज़्यादा तब वो जीतेगा, नहीं तो ये जो रिजर्व कैटेगरी का वो जीतेगा। अगर ये कर दिया और इसकी मांग अगर उठी तो देश में हलचल मच जाएगा। देश में नहीं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिशियंस के बीच में एक हलचल मच जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए भाई। जब तुम्हारी बात आती है तो नहीं होना चाहिए, और जब बाकी जगह की बात आती है तो ठीक है, हो जाना चाहिए। आपको एक और बात बोलता हूँ, जिस किसी ने भी एक बार रिजर्वेशन ले लिया, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो आम इंसान है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं। अगर ये स्टार्ट होना चाहिए ऊपर से कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन ने एक बार
ये इसी तरह से रिजर्वेशन लेके फ़ायदा लेके अगर वो जीत जाता है तो वो मालिक बन गया, बहुत बड़ा नेता बन गया। उसके बाद उसको रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? अगली बार वो इलेक्शन लड़े तो जनरल कैटेगरी से लड़े, रिजर्वेशन से नहीं लड़े। और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है वो वही लड़ सकता है जो पहले कभी ना लड़ा हो इलेक्शन। तो उससे क्या होगा कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में जो नीचे तबके के लोग हैं, जो कि मतलब ऊपर उठना चाहते हैं लाइफ में, उनको एक मौका मिलेगा। नहीं तो अभी क्या होता है, कुछ लोग तो ऊपर उठ गए, वही बार बार रिजर्वेशन का कैटेगरी का फ़ायदा लेके वो लोग अपना मज़े ले रहे हैं। और जो नीचे जो बैठे हैं, जिनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, उनको कभी मिलेगा भी नहीं। अगर ये शुरू हो जाए, ये दोनों चीज़ें जो मैंने बोला है, तो हलचल मच जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। एक बार अगर किसी ने रिजर्वेशन ले लिया तो उसको नहीं मिलना चाहिए दोबारा। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी ने मतलब कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा तो उसको एमएलए वाले में कोटे में मिल जाएगा, वहाँ वो रिज़र्व कैटेगरी में लड़ सकता है। एक बार एमएलए के रिज़र्व कैटेगरी में लड़ लिया तो उसको एमपी के रिज़र्व कैटेगरी में मिल सकता है, लेकिन एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं। एक तो ये अगर हो जाए, और दूसरा वो जो मैंने बताया कि आप गैप एक रख लो 10%, अगर 10% के अंदर अंदर का डिफरेंस है तो जो रिज़र्व कैटेगरी वाला वो जीत जाएगा, दूसरा वाला नहीं जीतेगा जो एक जनरल कैटेगरी का है। और उस इस तरह की सीटें आप फिक्स कर लो। ऐसा अगर कुछ करते हैं तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा, स्पेशली पिछड़े अति पिछड़ों के लिए। उसके लिए टाइम फिक्स कर दो कि अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। वैसे तो यहाँ रिजर्वेशन भी जब लागू हुआ था तो शुरू के शायद 15-20 साल के लिए हुआ था, वो आज तक चलता आ रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलता रहेगा। ये भी शायद शुरू हो गया तो अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन फिर भी जो ये रोते हैं कि ये नीचे के लोग हैं, इनको कभी उठने नहीं दिया, तो शायद उनको उठने का मौका मिलेगा। तो हमको इस बारे में सोचना चाहिए और सभी लोगों को इस बारे में आगे बात भी करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि आपके विचार सुन के ही, पढ़ के ही मैं उसके ऊपर और कुछ बेटर चीज़ें कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ और मैं आगे भी पढ़ाई करके इस बारे में बात कर सकता हूँ। धन्यवाद।